हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहातवाद, इसका फर्स्ट पार्ट के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं एनिमेशन के साथ। तो चलिए आइए वीडियो करते हैं शुरू। तो बच्चों, इसमें हमारा जो मुख्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे आखिर इस्तेमारी बंदोबस्त की क्या विशेषता थी। दूसरा, जमींदार जो थे वो राजस्व की राशि अदा ना किए जाने पर क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई, या राजस्व राशि देने में क्यों चूक जाया करते थे, और इसके साथ साथ जोतदारों का उदय किस प्रकार हुआ और जमींदारों की ओर से प्रतिरोध किस प्रकार से हुआ। इन टॉपिक्स के बारे में क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लोग डीप नॉलेज देने वाले हैं और इसके बारे में बहुत ही इजी वे में आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। पहला बात कर लेते हैं बच्चों, इस वीडियो में पहला बात करेंगे परिचय के बारे में कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला अगर बात की जाए, देखो कि इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ है यानी गुलामी का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। और इस अध्याय में हम बंगाल के जमींदारों के बारे में समझेंगे, राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे और पहाड़ी लोग और वहाँ रहने वाले संथाल लोगों के बीच जो संबंध था उनके बारे में देखेंगे। दक्कन दंगा की रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज्य कैसे स्थापित किया और किस तरीकों से वो लोग क्या करते थे, राजस्व यानी टैक्स वसूला करते थे। ठीक है, और विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों पर क्या मतलब था, क्या प्रभाव था, और रोजमर्रा की जिंदगी पर उन्होंने क्या असर डाला, मतलब किस प्रकार से इसका उनकी जिंदगी पर क्या हुआ था, प्रभाव पड़ा था। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। देखो बच्चों, अगर हम देखें तो आप सभी को पता है भारत की खोज जो थी वो वास्को डी गामा ने की। वो समुद्री मार्ग के द्वारा कहाँ आया था, केरल के कालीकट पहुंचा। ठीक है ना, व्यापार के उद्देश्य से। और कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, है ना। और इसके साथ साथ भारत में लगभग 1600 के आसपास भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आने लग गई थी, यानी व्यापार के उद्देश्य से ये लोग आए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया, विशेषकर बंगाल पर ज्यादा कब्जा किया था। इसे हम बात करने से पहले उपनिवेशवाद का अर्थ, आखिर उपनिवेशवाद का मतलब होता क्या है बच्चों। तो उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, किसी देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या करना, अपना वर्चस्व स्थापित करना या उन्हें गुलाम बना लेना ही क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। और उपनिवेशवाद को ज्यादातर बढ़ावा देने में किन किन देशों का योगदान है, जैसे कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और डच। इन लोगों ने क्या किया है, दुनिया के अधिकांश देशों को अपना उपनिवेश बनाया है यानी गुलाम बनाया है। अब बात कर, देखो भारत में उपनिवेशिक शासन सबसे पहले बंगाल में स्थापित हुआ था। यही वो जगह थी जहाँ सबसे पहले ग्रामीण समाजों को क्या किया था, पुनः स्थापित किया गया था और उनकी भूमि के अधिकारों को छीनकर नई व्यवस्था और नई राजस्व प्रणाली क्या हुई थी, लागू की गई थी बंगाल में। ठीक है, तो इसी में हम सबसे पहले समझेंगे इस्तेमारी बंदोबस्त के बारे में। अब इस्तेमारी बंदोबस्त का मतलब क्या था बच्चों, तो इस्तेमारी बंदोबस्त जो था सबसे पहले जो था बंगाल में लागू किया गया था 1793 में। किसने किया था, चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा इसे लागू किया गया था। अब इसमें होता क्या था, ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आखिर इस्तेमारी बंदोबस्त की विशेषता क्या थी। तो पहला देखो बच्चों, इस बंदोबस्त के अंतर्गत होता क्या था कि जो जमींदारों से राजस्व की राशि क्या कर दी गई थी, निश्चित कर दी गई थी। और सभी जमींदारों को निश्चित समय पे क्या होता था, राजस्व यानी टैक्स वसूल मतलब अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो और अगर बात की जाए उस टाइम पे एक जमींदार के लगभग 400 गांव आते थे और ये सभी गांव मिलाकर क्या करती, एक राजस्व राशि क्या करते, निर्धारित करते थे। ठीक है ना। अब इसके साथ साथ क्या होता था, उसके बाद जमींदार क्या होता था, ये तय करता था कि किस गांव से कितना ज्यादा राजस्व लेना है और कितना नहीं लेना। और अगर कोई जमींदार क्या होता था, जब राजस्व राशि नहीं दे पाता था तो उस जमींदार की जो जमींदारी है, ये संपदा है, उसे नीलाम कर दिया जाता था। ये उस समय इस्तेमारी बंदोबस्त से बनाया गया था नियम। अब ऐसे ही एक साथ हुआ क्या, वर्धमान के राजा के साथ नीलामी में एक घटना है। सन 1997 में क्या हुआ था, वर्धमान की जो नीलामी हुई थी। ठीक है, इसमें वर्धमान के जो राजा थे, राजा की जो भू संपदा थी उसको बेची जा रही थी, क्योंकि उस समय क्या होता, 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त क्या हो गया था, लागू हो गया था। और वर्धमान के राजा जो थे ना, वो राजस्व की जो राशि है वो चुका नहीं पाए थे, इसलिए उनकी जमीनों को क्या कर दिया गया था, नीलाम किया जाने वाला था उसे। अब होता क्या था बच्चों, जैसे उस समय अंग्रेज क्या करते थे, जमींदारों से राजस्व राशि वसूला करते थे और जमींदार क्या करता था, गांव के लोगों से क्या करता था, राजस्व राशि जो होती थी वो वसूला करता था। इस टाइप का सिस्टम था उस समय।
अब नीलाम में बोली लगाने के लिए, अब भाई नीलामी जमींदारों की होती थी, तो जमींदारों की जो संपत्ति को नीलाम किया जाता था तो बोली लगाने के लिए लोग आया करते थे और ऊंची ऊंची बोली लगाया करते थे, ठीक है ना। और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा जो बोली या ऊंची बोली लगाता था उस भू संपदा को उसे बेच दिया जाता। लेकिन बाद में जब कलेक्टर ने एनालाइज किया कि यार खरीदार जो थे ना वो राजा के अपने ही नौकर थे, यानी अपने ही एजेंट से। राजा क्या करता था, अपने ही नौकर या एजेंट से क्या करता था, अपने संपत्ति की ऊंची ऊंची बोली लगाता था और उन्होंने राजा की तरफ से ही जमीन को खरीद लिया था, मतलब राजा की जमीन से क्या खरीद लिया था उस समय। अब देखो बचने के लिए जमींदारों ने क्या किया, इस नीलामी से बचने के लिए उस समय क्या किया उन्होंने, तो जो जमींदार होते थे ना वो लोग क्या करते थे, अपनी जमीन यानी उनकी जो संपत्ति होती थी उनकी ऊंची ऊंची बोलियां लगवाया करते थे, ठीक है। और जब ऊंची बोली लगा दी गई तो खरीदार आया, ठीक है ना, ऊंची बोली लगा दी। अब अगले दिन जब पेमेंट देने की बात आती थी तो गायब हो जाता था। फिर दोबारा क्या करते थे जो अंग्रेज थे, दोबारा उस जमींदार की संपत्ति को नीलाम करते थे, दोबारा उसके नौकर जो आते थे कोई और आता था बेच बदल के, फिर वो क्या करते थे ऊंची बोली लगाता था, अगले दिन फिर वो मुकर जाता था। इस तरीके से ये बार बार चलता रहता था और अंत में जब है ना, जब अंग्रेज परेशान हो जाते थे तो उसकी जो संपदा होती थी ना उसको बहुत कम कीमत पे क्या होता था जमींदारों को दे दिया करते थे। इससे जमींदार जो होते थे ना, जमींदारों की जमींदारी बच जाती थी और वो राजस्व राशि नहीं देते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से उनका कर्जा भी माफ हो जाया करता था। नेक्स्ट फौज के साथ साथ अगर जब मतलब उस टाइम पे अंग्रेजों ने जब ब्यौरा किया, ठीक है, जब सर्वेक्षण किया, जानकारी प्राप्त करी तो पता चला नीलामी में 95% से अधिक जो बिक्री थी ना वो फर्जी थी। इस तरीके से हर जमींदार क्या करता, अपनी जमींदारी को बचाया करता था। अब बात करते हैं आखिर जो राजस्व राशि होती थी वो अदायगी में या देने में जमींदारों की असफलता क्या कारण थे, वो राजस्व राशि देने में क्यों चूक जाया करते थे, ठीक है। तो पहला है बच्चों राजस्व की मांग का ऊंचा होना। यानी क्या हुआ था बच्चों कि मतलब राजस्व की मांग आरंभ में अंग्रेजों ने क्या रखी, ऊंची रखी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए क्या निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर क्या होगा, कीमतों में बढ़ोतरी होगी, चीजें महंगी होंगी और इससे क्या होगा, किसानों को लाभ होगा। तो जब किसानों को जब लाभ होगा तो उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग तो अंग्रेज नहीं कर सकते ना। इसीलिए उन्होंने क्या किया, शुरुआत में ही जो राजस्व की राशि ना ऊंची रखी, ताकि अगर भविष्य में क्या होता है उत्पादन बढ़ता है या वस्तुएं महंगी होती है तो उनमें अंग्रेजों को घाटा ना। तो पहला है। दूसरा इन्होंने क्या किया बच्चों, दूसरा क्या किया, उपज की कीमतों का कम होना। यानी होता क्या था कि क्या हुआ कि मतलब उस समय ना बच्चों कि जो उपज की जो जिन चीजों का उत्पादन होता था, ठीक है ना, ठीक है, जिन चीजों का उत्पादन होता था तो उनका उत्पादन जो था ना मतलब बहुत कम था, उत्पादन भी कम था और उनके जो प्राइस होते थे ना वो भी क्या होते थे, बहुत ज्यादा कम हुआ करते थे, ठीक है ना। अब भाई जब किसानों को जब लाभ नहीं मिल पा रहा, जब उस समय अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी खेती उत्पादन है उस समय उसके रेट कम होते थे, तो कॉमन सी बात है जब वो बाजार में जाके बेचेगा तो किसानों को ज्यादा लाभ होगा नहीं, और जब उसको ज्यादा लाभ नहीं होगा तो जमींदार को दे पाएगा क्या। तो इसलिए क्या होते थे, जब किसान जो होते थे वो जमींदार को राजस्व नहीं दे पाते थे, जिसके कारण जो जमींदार के पास राजस्व नहीं आ पाता था तो वो जाके अंग्रेजों को कहाँ से देंगे। तो दूसरा कारण ये था, ठीक है, उपज की निम्न कीमतें। तीसरा था राजस्व का असमान वितरण। अब उस समय अंग्रेजों के टाइम पीरियड में क्या किया गया था कि भैया आप लोगों की मतलब ये निर्धारित कर दिया गया था कि फसल अच्छी हो या बुरी, ठीक है ना, समय पर राजस्व राशि भुगतान करना क्या होता था, जरूरी था। उस समय एक विधि अपनाई गई थी, सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त विधि में ये कहा गया था कि अगर सूर्य अस्त होने से पहले अगर कोई जमींदार राजस्व की राशि नहीं चुका पाता है तो उसकी जमींदारी क्या कर दिया थी, नीलाम कर दी जाती, ठीक है। तो इस तरीके का कानून बना दिया गया जिसके कारण वो चूक जाते थे। चौथा क्या है बच्चों कि चौथा है जमींदारों की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, ठीक है ना। यानी इस मरारी बंदोबस्त में क्या हुआ, जमींदारों की शक्ति को सीमित कर दिया गया। उनको बस रैयत से राजस्व इकट्ठा करना और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने की तक शक्ति दी गई थी। बाकी सारी शक्तियां उनसे क्या कर ली गई थी, छीन ली गई। बस उनके पास था बस राजस्व इकट्ठा कर सकते थे बस, इसके अलावा जमींदारों के पास कोई शक्ति नहीं थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इन कारणों से क्या होता है, जो जमींदार होते थे वो अंग्रेजों को राजस्व राशि देने में क्या होते थे, चूक जाया करते थे। अब बात करते हैं आगे जमींदारों की सत्ता को सीमित करने के लिए
या उनकी शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन से कदम उठाए? तो पहले क्या किया, उनकी जमींदारों के जितने बड़े बड़े किले थे ना, उनको ध्वस्त कर दिए। दूसरा, जमींदारों की जो बड़ी बड़ी सैन्य टुकड़ियां होती थी, अभी हम जमींदारों के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो उनकी जो बड़ी बड़ी सैन्य टुकड़ियां होती थी उन्हें भंग कर दिया गया था, है ना। और इसके साथ सीमा शुल्क जो होता था उसे समाप्त कर दिया गया। और जमींदारों की जो कचहरियां थी, कचहरिया का मतलब न्यायालय, ठीक है ना, उनको अंग्रेजों ने क्या किया, अपने द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देख में क्या है रख दिया था कि अब उनकी देख रेख क्या करेंगे, अंग्रेजों के कलेक्टर करेंगे। और जमींदारों से स्थानीय न्याय करने की व्यवस्था या पुलिस की शक्ति भी क्या कर ली गई, छीन ली गई। और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जमींदारों की शक्ति को सीमित कर दिया। अब बात करते हैं बच्चों जोतदारों के बारे में कि आखिर जोतदार का उदय किस प्रकार हुआ था। तो देखो बच्चों, एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रांसीसी यात्री, जिसका नाम था बुकानन। जब वो उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर में, उत्तरी बंगाल में जगह है बच्चों दिनाजपुर, आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, ये जो उसी जंगल का है, तो दिनाजपुर के जो दिनाजपुर था उसके सर्वेक्षण में गया था। तो उसने धनी किसानों के एक वर्ग को देखा, जो हाँ यहाँ किसान यानी बंगाल में दिनाजपुर में यहाँ किसानों का एक ऐसा वर्ग था जो काफी समृद्ध था, काफी अमीर था। इसे जोतदार कहा गया। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने क्या किया, अपनी जमीन जो है ना, काफी बड़ी बड़ी जमीन हो गए थे, रकबे हो गए थे, कभी कभी तो कई हजार एकड़ तक इनकी जमीनें हुआ करती थी, ठीक है। और स्थानीय व्यापार और साहूकार कारोबार, इन सभी पर क्या हो गया था, इन जोतदारों का क्या हो गया था, अपना अधिकार हो गया था, ठीक है। और उनकी जमीन का जो काफी जो बड़ा भाग होता था ना, वो बटाईदारों द्वारा क्या होता था, जोता जाता था, ठीक है। बटाईदार क्या होते थे, मतलब ऐसे लोग होते थे जो मतलब जोतदार के खेतों में जाके काम करते थे, मेहनत करते थे, और जब उत्पादन होता था तो उत्पादन का आधा हिस्सा क्या होते थे, वो जोतदार को दे दिया करते थे, या फसल का आधा भाग क्या देते थे, जमींदार को दे दिया करते थे। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। मतलब गांव में जोतदारों की शक्ति ज्यादा होती थी और जमींदार क्योंकि शहरों में रहा करते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए जोतदार गाँव में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासी से काफी ज्यादा सीधे नियंत्रण था, यानी गांव के लोगों से क्या था, उनका सीधा नियंत्रण हुआ करता था, है ना। और जमींदार द्वारा गांव की जो लगान है को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो मतलब जमींदारों को द्वारा गांव की जमा को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले जो प्रयत्न, यानी जमींदार होते थे वो क्या करते, राजस्व की राशि को बढ़ाते थे, लेकिन ये जोतदार क्या करते, उसका प्रतिरोध करते थे। और जब जमींदारों के जो अधिकारी जब राजस्व लेने के लिए वहां पहुंचते थे तो ये जोतदार क्या करते थे, उन्हें मार पीट करके आते भगा दिया करते थे, ठीक है ना। और जमींदारों को राजस्व में के भुगतान में जानबूझ के क्या करते थे, ये जोतदार देरी कराते थे। सच तो ये था कि राजस्व का भुगतान ना किए जाने पर जब जमींदारों की जो संपत्ति नीलाम कर दी जाती थी तो ये जोतदार काफी ज्यादा खुश हुआ करते थे, ठीक है। और धनी किसान और गाँव के जो मुखिया लोग भी ना बंगाल के अन्य भागों या देहाती इलाकों में काफी ज्यादा मतलब प्रभावशाली हो गए थे। कुछ जगहों पर इन लोगों को हवलदार भी कहा जाता था, ठीक है ना, और गाटीदार भी कहा जाता था, ठीक है, मंडल भी कहा जाता था, ठीक है। जो ये मुखिया होते थे इनको इन नामों से जाना जाता था, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। अब जमींदारों ने क्या किया था, अपनी संपत्ति यानी प्रतिरोध कह लो, या जमींदारों ने अपनी नीलामी को बचाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए, जैसे कि महिलाओं के नाम संपत्ति। आरंभ में अंग्रेजों ने क्या किया था, इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो जमींदार समय पर राजस्व राशि नहीं दे पाएगा तो उसकी संपत्ति नीलाम कर दी जाती। लेकिन क्या होता था, उस समय एक कानून ये भी बनाया गया था, महिलाओं से संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। इसीलिए हुआ था ना, वर्धमान के राजा जो से उन्होंने अपनी आधे से ज्यादा संपत्ति अपनी माता के नाम कर दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो बच जाया करते थे। दूसरा, फर्जी बिक्री। फर्जी बिक्री में क्या होता था कि वो लोग क्या करते थे, मतलब जमींदार जो होते थे वो अपने नौकर या एजेंटों के द्वारा क्या करते थे, अपनी संपदा का ऊंची ऊंची क्या करते थे, बोली लगाया करते थे, ठीक है। और बोली लगाने के बाद में क्या होते थे, पैसे देने से मुकर जाते थे। फिर अंग्रेज दोबारा नीलामी करते थे, फिर दोबारा ऊंची ऊंची बोली लगाई जाती थी, फिर दोबारा मुकर जाते थे। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती थी और अंत में जब अंग्रेज थे ना, या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अंत में क्या करती थी, बहुत कम कीमत पर जमींदारों को उनकी संपत्ति वापस लौटा देती थी। इस प्रकार से जो जमींदार होते थे वो राजस्व देने में बच जाते। लठियालों का प्रयोग। अब लठियाल का प्रयोग क्या है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति क्या होता था, जमींदारों की संपत्ति को खरीदने के लिए आता था ना, तो जो उनके लठियाल होते थे वो उन्हें मार पीट कर क्या होते थे, भगा दिया करते थे,
ठीक है, जिसके कारण क्या होता था कि उनकी संपत्ति वो खुद के एजेंटों द्वारा खरीदवा लिया करते थे। चौथा था किसानों का जमींदारों से जुड़ना, यानी उस समय क्या हो गया था कि जो किसान हो गए थे ना, वो जमींदारों से बहुत ज़्यादा जुड़ गए थे। क्योंकि जमींदार क्या करते थे, मतलब दुख या अगर प्रॉब्लम जब किसानों को होती थी तो उस समय उनके लिए एक ईश्वर के रूप में सामने आते थे, उनकी सहायता करते थे, त्योहारों के टाइम पे उन्हें उधार ऋण दिया करते थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या किया था, जमींदारों ने अपनी संपत्ति को बचा लिया था। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। जितना हो सका है मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।